बच्चों, पिछले वीडियोस में अपन ने अपने अध्याय संख्या 8 के अंतर्गत अध्ययन किया था स्थानीय शासन का। अपन ये जान पाए कि स्थानीय शासन क्या होता है, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं और किस तरह से 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे स्थानीय शासन को एक संवैधानिक मजबूती प्राप्त हुई, संवैधानिक सुदृढ़ता प्राप्त हुई, एक संवैधानिक स्थान प्राप्त हुआ। अब वक्त हो चला है इस अध्याय की प्रश्नावली की ओर, तो चलिए अपन अब लेते हैं इस अध्याय के प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान ग्राम पंचायत को स्वशासन की इकाई के रूप में देखता है। नीचे कुछ स्थितियों का वर्णन किया गया है, इन पर विचार कीजिए और बताइए कि स्वशासन की इकाई बनने के क्रम में ग्राम पंचायत के लिए ये स्थितियां सहायक हैं या बाधक हैं। प्रदेश की सरकार ने एक बड़ी कंपनी को विशाल इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति दी है। प्रदेश की सरकार ने दी है अनुमति, किसको दी है? एक बड़ी कंपनी को दी है। इस्पात संयंत्र लगाने से बहुत से गांवों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो अगर सिर्फ इतनी स्थिति की बात करें तो ये स्थिति बाधक है। लेकिन आगे और है इसके कि दुष्प्रभाव की चपेट में आने वाले गांवों में से एक की ग्राम सभा ने ये प्रस्ताव पारित किया कि क्षेत्र में कोई भी बड़ा उद्योग लगाने से पहले गांव वासियों की राय ली जानी चाहिए और उनकी शिकायतों की सुनवाई होनी चाहिए। तो ग्राम सभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित करना जो हमारी अपन कहें कि ये ग्राम पंचायत है, उसके स्वशासन की इकाई बनने के क्रम में ये स्थितियां सहायक हैं। यानी कि जो पहली स्थिति सिर्फ अपन ने इतनी से स्थिति देखी थी, ये स्थिति तो बाधक है, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश सरकार ने इस्पात कंपनी को और अपना उद्योग लगाने की अनुमति दे दी बिना उन ग्राम पंचायतों से पूछे, बिना उनकी विचार विमर्श किए, जबकि उन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ये वाली स्थिति हालांकि बाधक है, लेकिन अगर अपन इस स्थिति की बात करें कि ग्राम सभा ने इस तरह का प्रस्ताव पारित किया और इस तरह की बात उठाई, तो ये स्थिति पूर्णतः सहायक है। सरकार का फैसला है कि उसके कुल खर्चे का 20% पंचायतों के माध्यम से व्यय होगा, तो ये स्थिति भी बाधक है, क्योंकि इससे उन पर व्यय भार बढ़ जाएगा। ग्राम पंचायत विद्यालय का भवन बनाने के लिए लगातार धन मांग रही है, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने मांग को यह कहकर ठुकरा दिया कि धन का आवंटन दूसरी योजनाओं के लिए हुआ है और धन को अलग मद में खर्च नहीं किया जा सकता। तो ये स्थिति भी बाधक है कि ग्राम पंचायत को अपना कार्य करने के लिए वित्त प्राप्त नहीं हो रहा है। सरकार ने डूंगरपुर नामक गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया और गांव के एक हिस्से को जमुना और दूसरे को सोहना नाम दिया। अब डूंगरपुर नामक गांव सरकारी खाते में मौजूद नहीं है। देखिए, इसमें दोनों ही स्थितियां हैं। ये स्थिति बाधक भी हो सकती है और सहायक भी हो सकती है। ये स्थिति बाधक तब हो सकती है जब सरकार ने अपनी ही मर्जी से गांव के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन ये स्थिति सहायक तब हो सकती है जब इस गांव के लोगों ने स्वयं प्रस्ताव ऐसा दिया हो, स्वयं वो चाहते हो कि इस तरह से गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए और यहाँ जो गांव की पंचायत है, ग्राम सभा है, उसी की ही मांग की पूर्ति हुई है, तो निसंदेह है ये स्थिति सहायक हो जाएगी। अगला है, एक ग्राम पंचायत ने पाया कि उसके इलाके में पानी के स्रोत तेजी से कम हो रहे हैं। ग्राम पंचायत ने फैसला किया कि गांव के नौजवान श्रमदान करें और गांव के पूरे तालाब और कुएं को फिर से काम में लाने लायक बनाएं। तो ये स्थिति भी पूर्णतया सहायक है, क्योंकि ग्राम जो पंचायत है वो विकास कार्य कर रही है, सभी लोगों का सहयोग ले रही है। तो ये स्थिति भी स्वशासन की इकाई को मजबूत बनाने में पूर्णतया सहायक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी प्रदेश की तरफ से स्थानीय शासन की कोई योजना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप कोई ऐसे अधिकारी हैं, आपको किसी राज्य सरकार ने ये जिम्मेदारी सौंपी है कि आपको स्थानीय शासन की योजना बनानी है। ग्राम पंचायत स्वशासन की इकाई के रूप में काम करे, इसके लिए आप उसे कौन कौन सी शक्तियां देना चाहेंगे? ऐसी 5 शक्तियों का उल्लेख आपको करना है। आपको ये बताना है कि भाई आपने जो जो उनको शक्तियां दी हैं वो कौन सी शक्तियां आप दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, और शक्तियां किस बात की देनी है कि वो जो ग्राम पंचायत है वो क्या कर सके, शासन की इकाई के रूप में, स्वशासन की इकाई के रूप में काम कर सके। तो एक तो इस बात का आंसर आपको खुद को करना है कि क्या आपके नज़र में कौन कौन से वो 5 कार्य या 5 शक्तियां हो सकती हैं जो कि आप देना चाहेंगे। बिना कहीं से देखे आप खुद को सोच कर समझ कर लिखना है। फिर भी एक बार अपन इसका आंसर देख लेते हैं, ये भी इसका एक उत्तर हो सकता है, इसका आपका उत्तर कुछ और अलग भी हो
हो सकता है, बस आपको कारण पता होना चाहिए। तो देखिए, स्थानीय मामले ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में देंगे हम सबसे पहले तो, कि भाई उस क्षेत्र से संबंधित जो भी मामले हैं ना, वो मामले अपन को ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में दे देने चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोगों को ज़्यादा पता होता है कि अपनी समस्याओं का उचित समाधान क्या है। दूसरा, गाँव में पेयजल की व्यवस्था, सड़क निर्माण आदि का क्षेत्राधिकार है, ये स्थानीय मुद्दे ही हो गए। तो ये जो क्षेत्राधिकार हैं सारे के सारे, ये वहाँ की ग्राम पंचायत को देने हैं। कृषि के विकास का जो क्षेत्राधिकार है वो भी उसको देना है। विद्यालय और पुस्तकालय की स्थापना और प्रबंध, गांव के अंदर विद्यालय की स्थापना हो, वहाँ किस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए, इस बात का प्रबंधन अगर वो करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से प्रबंधन कर पाएंगे, क्योंकि स्कूल उनकी आंखों के सामने है। वो अच्छे से देख पाएंगे कि स्कूल में किस चीज़ की समस्या आ रही है, स्कूल में किस तरह की पढ़ाई चल रही है, स्कूल में क्या स्टाफ तो पूरा है, क्या समय पर तो सारा का सारा स्टाफ आ रहा है, बच्चे हैं वो कितना पढ़ाई से जुड़ पा रहे हैं, या फिर क्या दिक्कतें बच्चों को आ रही हैं। एक पुस्तकालय की स्थापना गाँव में हो, जो भी नौजवान हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, इवन सभी लोगों को एक पढ़ने के लिए जगह, स्थान और माहौल प्राप्त हो। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी इनके जिम्मे देंगे, और जन्म मृत्यु का पंजीयन। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हम उसको ग्राम पंचायत को दे सकते हैं, ताकि वो एक स्वशासन के रूप में कार्य करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किए गए हैं, और प्रावधानों ने ग्रामीण स्तर के नेतृत्व का खाका किस तरह से बदला है। इस बारे में अपन ने बहुत विस्तार से चर्चा की है कि 73वें संविधान संशोधन में क्या व्यवस्था की गई है आरक्षण की। देख लेते हैं उत्तर। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में पंचायती राज के तीनों स्तरों पर आरक्षण है, कि जितनी जनसंख्या में अनुपात है अनुसूचित जाति का और अनुसूचित जनजाति का, उसी अनुपात में सीटों पर आरक्षण उनको दे दिया गया है। महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण दिया है। इससे बदलाव क्या आया? राजनीति में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हुई, महिलाओं की राजनीति के प्रति पैनी समझ का विकास हुआ, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे ये जो वर्ग उपेक्षित वर्ग था, आज इसका आत्मविश्वास बढ़ा है, और आज ये भी समाज में एक समानता के स्तर पर समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ पाए हैं, मुख्य धारा के साथ आ पाए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संविधान के 73वें संशोधन से पहले और संशोधन के बाद में स्थानीय शासन में मुख्य भेद बताइए, कि जब 73वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था उस वक्त स्थानीय शासन कैसा था, और जब 73वां संविधान संशोधन हो गया तब हमारा स्थानीय शासन कैसा है। अपन ने इस बारे में बात भी की थी जब अपन ने ये अध्याय का अध्ययन किया था उस वक्त, कि जब संविधान में संशोधन नहीं हुआ था तब अलग अलग राज्यों ने अलग अलग कानून बना रखे थे। उसमें कार्यकाल अलग था, चुनाव की प्रणाली अलग थी, चुनाव की प्रक्रिया अलग थी, और स्तर भी अलग थे पंचायती राज के। और कई जगह पर तो राज्यों ने इसकी आवश्यकता को ही नकार दिया था, और कई जगहों पर इनको विशेष कोई प्रावधान इनके लिए नहीं किया गया था, कोई शक्तियाँ इनको नहीं दी गई थी, कोई कार्य इनको नहीं दिया गया था, मतलब न के बराबर ही इनके होने की सार्थकता थी। तो पहले क्या था? स्थानीय शासन था, वो प्रांतीय सूची का विषय था, और राज्य अपने तरीके से कानून बनाने में स्वतंत्र थे। और जो कि अभी अभी अपन बात की, इस चीज़ को भी अपन इसमें लिख सकते हैं कि इसमें जो कार्यकाल है उसमें अंतर था, स्तरों में अंतर था, चुनाव प्रणाली में अंतर था, और उनको जो दी गई शक्तियाँ थी उसमें भी अंतर था। बाद में क्या बदलाव आया कि बाद में स्थानीय शासन एक स्वतंत्र पहचान ले पाया संविधान में। संविधान में स्थानीय शासन को अपनी एक स्वतंत्र पहचान मिली, अपना एक सम्मानजनक स्थान मिला। प्रत्येक 5 वर्ष में नियमित रूप से चुनाव होने लगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को आरक्षण मिला, और राज्य चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाने लगी। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का पुनरावलोकन होता है, और स्थानीय शासन है उसको अधिक मजबूत बन पाया है, अधिकार संपन्न बन पाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखी बातचीत पढ़ें। नीचे कुछ बातचीत लिखी हुई है, उसको अपन को पढ़ना है। इस बातचीत में जो मुद्दे उठाए गए हैं उनके बारे में अपने मत अपन को देने हैं। देखिए, हमारे संविधान में स्त्री और पुरुष को बराबरी का दर्जा दिया गया है। कौन कह रहा है? आलोक कह रहा है। आलोक कह रहा है कि हमारे
संविधान में स्त्री और पुरुष को बराबरी का दर्जा दिया गया है। स्थानीय निकायों में स्त्रियों को आरक्षण देने से सत्ता में उनकी बराबर की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। नेहा कह रही है लेकिन महिलाओं का सिर्फ सत्ता के पद पर काबिज होना ही काफ़ी नहीं है। ठीक है, ये भी जरूरी है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए बजट का भी अलग से प्रावधान हो। अब ये जयस कह रहा है कि मुझे आरक्षण का ये गोरख धंधा ही पसंद नहीं। कह रहा है कि स्थानीय निकाय को चाहिए कि वह गाँव के सभी लोगों का ख्याल रखे और ऐसा रखने पर महिलाओं के हितों की तो पूर्ति हो ही जाएगी। 3 लोगों की बातचीत अपन ने देखी, तीनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं, तो इन पर अपने क्या विचार अपन लिख सकते हैं। अपन लिख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी धर्म, वंश, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, ये वाली बात है कि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। स्त्रियों को आरक्षण देने की बात है, इससे निसंदेह है स्त्रियों की स्थिति में सुधार आया है, राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ी है, राजनीति के प्रति उनकी समझ बढ़ी है, उनमें जागरूकता आई है। तो देखते हैं, स्त्रियों को आरक्षण देने से सत्ता में उनकी भागीदारी बढ़ी है, इससे उनमें जागरूकता भी आई है। स्थानीय निकायों के बजट में महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान होगा तो महिलाओं की स्थिति में निसंदेह और अधिक सुधार होगा। जो लास्ट वाली बात है जयस की बात, उस पर अपन करें कि आरक्षण की जरूरत ही नहीं है, सभी गांव के समुदायों का हित किया जाए, तो ऐसा नहीं है। हमारे इस पुरुष प्रधान समाज में अगर हमें स्त्रियों की दशा सुधारनी है तो उनके लिए विशेष प्रावधान करने ही होंगे। आज हमारे देश में महिला सरपंच इसीलिए बन पाई हैं क्योंकि वहाँ महिला की सीट आरक्षित है, इसलिए मजबूरी हो गई है वहाँ पर महिला को सरपंच बनाना। और बहुत सारी तो आज ऐसी महिलाएं हैं जो केवल नाम की ही सरपंच हैं, यानी कि उस पद पर रहते हुए भी उसे उन पदों की शक्तियां नहीं मिल पा रही हैं। तो सिर्फ ये बात कि किसी आरक्षण की जरूरत नहीं है, सभी का हित होगा, महिलाओं का भी हित हो जाएगा, ऐसी बात नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को पढ़ें। यह संशोधन निम्नलिखित सरोकारों में से किससे ताल्लुक रखता है? 73वें संविधान संशोधन को अपन को पढ़ना है और फिर देखते हैं कि इसमें से किससे ताल्लुक रखता है। पद से हटा दिए जाने का भय जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। जो भूस्वामी सामंत हैं, ताकतवर जातियां हैं, स्थानीय निकाय हैं, उनका दबदबा रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता बहुत ज़्यादा है, निरक्षर लोग गांव के विकास में फैसला नहीं ले सकते हैं। और प्रभावकारी साबित होने के लिए ग्राम पंचायतों के पास गांव की विकास की योजनाएं बनाने की शक्ति और संसाधन होने चाहिए। अब इसके उत्तर देखते हैं अपन। पहली बात ये थी कि पद से हट जाने का भय है वो जवाबदेह बनाता है, तो ये बात सही है। इसीलिए 73वें संविधान संशोधन में हर 5 वर्ष के बाद में चुनाव की व्यवस्था की गई है कि हर 5 वर्ष में चुनाव होंगे। ये स्थानीय निकायों को ज़्यादा जवाबदेह बनाएंगे, जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाएंगे। पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने से भूस्वामी सामंत और ताकतवर जो जातियां हैं उनके दबदबे में कमी आई है। निरक्षरता से शिक्षा का प्रसार करके समाप्त करना चाहिए। जो तीसरी बात कही गई थी कि गांव के लोग निरक्षर हैं, वो विकास योजनाओं में ज़्यादा उनको नहीं शामिल किया जाना चाहिए, तो ये बात गलत है। सिर्फ इसलिए कि वो निरक्षर हैं विकास योजनाओं में शामिल ना करें, ये कोई उपाय नहीं हो सकता। उपाय ये है कि अपन निरक्षरता को दूर करें, अपन शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, शिक्षा को अपन बढ़ावा दें और हम निरक्षरता को दूर करें। लेकिन विकास योजनाओं में भागीदारी जरूरी है, आवश्यक है, और कम से कम उस क्षेत्र से संबंधित अगर अपन विकास योजनाएं बना रहे हैं तो वहां के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना ही चाहिए। 73वें संविधान संशोधन में बहुत से विषय स्थानीय निकायों को दिए गए हैं। शक्ति और संसाधनों से ग्राम पंचायतें अधिक प्रभावशाली होंगी, तो ये बात भी संबंधित है 73वें संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे स्थानीय शासन के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं। इन तर्कों को आप अपनी पसंद से वरीयता क्रम में सजाएं और बताएं कि किसी एक तर्क की अपेक्षा दूसरा महत्वपूर्ण क्यों माना है आपने। आप जानते हैं वेंगवेसल गाँव की ग्राम पंचायत का फैसला निम्नलिखित कारणों में से किसी एक पर और कैसे आधारित था। वेंगवेसल ग्राम पंचायत की अपन ने बात की थी कि वेंगवेसल में क्या हुआ था, निसंदेह आपको याद होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सरकार स्थानीय समुदाय को शामिल कर अपनी परियोजना कम लागत में पूरी कर सकती है। पहला कथन तो ये है कि सरकार स्थानीय समुदाय को शामिल करेगी तो निसंदेह परियोजना में कम लागत रहेगी, क्योंकि वहीं के वहीं सरकार को
उनको कामगार मिल जाएंगे, कार्य करने वाले लोग मिल जाएंगे। दूसरा है स्थानीय जनता द्वारा बनाई गई विकास योजना सरकारी अधिकारियों द्वारा बनाई गई विकास योजना से ज़्यादा स्वीकृत होगी। ये बात भी सही है कि विकास अधिकारी जो योजना बनाएंगे इसके बदले में इसकी जगह है अगर गांव के ही स्थानीय व्यक्ति योजना बनाए तो ज़्यादा स्वीकृत होगी, क्योंकि वो उन लोगों की अपनी योजना होगी, उनको अपनी समस्याएं ज़्यादा पता हैं और उनके समाधान ज़्यादा अच्छे से पता हैं। लोग अपने इलाके की ज़रूरत, समस्याओं और प्राथमिकताओं को जानते हैं। सामुदायिक भागीदारी द्वारा उन्हें विचार विमर्श करके अपने जीवन के बारे में फैसला लेने देना चाहिए। तो ये वाली घटना है वो वेंगवेसल वाली घटना से संबंधित है कि लोग हैं वो अपनी ज़रूरत के बारे में जानते हैं, समस्याओं के बारे में जानते हैं, प्राथमिकताओं के बारे में जानते हैं और विचार विमर्श करके ही उनसे फैसला लेना चाहिए। आम जनता के लिए अपने प्रदेश अथवा राष्ट्रीय विधायिका के जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर पाना मुश्किल होता है। तो चलिए अपन इनको सजाते हैं वरीयता क्रम में। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे गय वाला। सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण तर्क तो यही हो जाता है कि लोग हैं वो ज़्यादा परिचित होते हैं अपने स्थान से, अपनी समस्याओं से, तो निसंदेह है उनको हल करने का हक उन्हीं का ही होना चाहिए, बस उनको इसके लिए शक्तियाँ दे दी जानी चाहिए। दूसरे पे सजाते हैं अपन घय का कि ये बात भी सही है कि जनता है वो अपनी जो राज्य की विधायिका है उससे सीधे नहीं मिल पाती है, जो केंद्र की सरकार है उससे सीधे नहीं मिल पाती है, लेकिन जो स्थानीय सरकार है उससे वो सीधे मिल पाती है, मुलाकात कर पाती है और सीधे अपनी समस्याओं का समाधान करवा पाती है। इसके बाद में अपन खय वाली लिखेंगे कि ये बात भी सही है कि स्थानीय लोग अगर कोई बनाएंगे कोई भी परियोजना तो वो ज़्यादा स्वीकृति प्राप्त करेगी बजाय अधिकारियों द्वारा बनाए जाने की। और फिर अपन अंत में ये लिखेंगे कि सरकार स्थानीय समुदाय को शामिल कर अपनी परियोजना कम लागत में पूरी कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का साधन है? शेष को विकेंद्रीकरण के साधन के रूप में आप पर्याप्त विकल्प क्यों नहीं मानते हैं? मतलब कि इनमें से कौन सा है जो विकेंद्रीकरण का साधन है? पहला देखते हैं ग्राम पंचायत का चुनाव करवाना। गांव के निवासी खुद तय करें कि कौन सी नीति और योजना गांव के लिए उपयोगी है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने की ताकत। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास की एक योजना चला रखी है। खंड विकास अधिकारी ग्राम पंचायत के सामने एक रिपोर्ट पेश करता है कि इस योजना में कहां तक प्रगति हुई है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि सबसे पहला जो अपना टॉपिक था वो विकेंद्रीकरण का साधन है, ग्राम पंचायत के चुनाव करवाना। दूसरा है विकेंद्रीकरण का ये एक मजबूत और प्रबल साधन है। तीसरा जो है वो विकेंद्रीकरण का एक विकल्प हो सकता है और चौथा है ये विकेंद्रीकरण की एक अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र प्राथमिक शिक्षा के निर्णय लेने में विकेंद्रीकरण की भूमिका का अध्ययन करना चाहता था। उसने गांव वासियों से कुछ सवाल पूछे। ये सवाल नीचे लिखे हैं, अपन को आगे मिलेंगे सवाल जो उसने सवाल पूछे। यदि गाँव वासियों में आप शामिल होते तो निम्नलिखित प्रश्नों के क्या उत्तर देते? गाँव का हर बालक बालिका विद्यालय जाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक ग्राम सभा की बैठक बुलाई जानी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि बैठक के लिए उचित दिन कौन सा होगा, इसका फैसला आप कैसे करेंगे? सोचिए कि आपके चुने हुए दिन में से कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। खंड विकास अधिकारी अथवा कलेक्टर द्वारा तय किया हुआ कोई दिन, क्या उस दिन मीटिंग रख लें कि खंड विकास अधिकारी या कलेक्टर ने बता दिया कि उस दिन मीटिंग है? या फिर गाँव का बाजार जिस दिन लगता है उस दिन मीटिंग रख लें? या फिर रविवार को मीटिंग रखी जाए या फिर नाग पंचमी या संक्रांति को मीटिंग रखी जाए? आप कौन से दिन मीटिंग रखना चाहेंगे? आप सोचिए, उत्तर अपन आगे देखेंगे। बैठक के लिए उचित स्थान क्या होगा? कारण भी बताइए, क्या कारण बताना है आपको कि आपने क्यों वो स्थान बैठक के लिए चुना है। पहले अपने ऑप्शंस देख लेते हैं अपन कि जिला कलेक्टर के परिपत्र में जगह बताई गई है, क्या उसी को रख लें अपन जगह बैठक की? या फिर गांव का कोई धार्मिक स्थान होना चाहिए? या फिर दलितों का मोहल्ला होना चाहिए? या फिर ऊंची जाति के लोगों का टोला होना चाहिए? या फिर गाँव का स्कूल होना चाहिए? कौन सी जगह पर अपन मीटिंग का आयोजन करें?
तीसरा है ग्राम सभा की बैठक में पहले जिला समाहर्ता द्वारा भेजा गया परिपत्र पढ़ा गया। कलेक्टर साहब ने एक परिपत्र भेजा था, उसको पढ़ा था उस मीटिंग में। क्या था उसमें ये बताया था कि शैक्षिक रैली को आयोजित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएं और रैली किस रास्ते से होकर गुजरेगी। मतलब इसमें सिर्फ इस परिपत्र में ये बताया गया कि अपन को एक शैक्षिक रैली आयोजित करनी है, उसके लिए क्या क्या प्रावधान करने हैं और रैली किस किस रास्ते से होकर गुजरेगी। इसमें उन बच्चों के बारे में कोई बात नहीं हुई जो कभी स्कूल नहीं जाते। बैठक में बालिकाओं के शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं हुई, विद्यालय भवन की दशा के बारे में कोई बात नहीं हुई और विद्यालय खुलने और बंद होने के समय के बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक रविवार के दिन हुई, इसलिए कोई महिला शिक्षक इस बैठक में नहीं आ सकी। लोगों की भागीदारी के लिहाज से इस मतलब कि आप जो ये बैठक है इसको अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, इसका कारण आपको बताना है। अभी अपन क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है अपना। अपनी कक्षा की कल्पना ग्राम सभा के रूप में करें। जिस मुद्दे पर बैठक में चर्चा होनी थी उस मुद्दे पर कक्षा में बातचीत करें और लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ उपाय सुझाएं। तो ये अपना क्वेश्चन था पूरा। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन ये था कि एक बैठक होनी है। पहले तो आप दिन का निर्धारण करो कि किस दिन आपको बैठक रखनी है। दूसरा ये कि आप ये निर्धारण करो कि कहाँ बैठक रखनी है। तीसरा, एक बैठक के बारे में आपको बताया कि कलेक्टर साहब का एक परिपत्र पढ़ा गया था, उसमें सिर्फ रैली के बारे में चर्चा हुई थी, बाकी और कोई चर्चा नहीं हुई। ना बच्चों की जो पढ़ाई में नहीं जाते हैं बच्चे पढ़ने, उनको स्कूल से कैसे जोड़ें, इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई। बालिका शिक्षा को कैसे बढ़ावा दें, इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरा, वो मीटिंग रविवार के दिन रख ली, इसलिए महिला शिक्षक भी नहीं आ पाई। तो आपके हिसाब से वो बैठक है वो कितनी सार्थक है और कितनी सार्थक नहीं है, इसका कारण अपन को बताना है। तीसरा सवाल ये हो गया। चौथा सवाल इसमें इसी क्वेश्चन के अंदर ये छिपा हुआ है कि आपकी जो कक्षा है ना, इसको आपको अपनी ग्राम सभा मानना है कि भाई आप सारे के सारे ग्राम सभा के सदस्य हो। आपके गांव के अंदर अब आप लोगों को इन मुद्दों पर चर्चा करनी है कि किस तरह से अपन जो बच्चे स्कूल नहीं आते उनको स्कूल से जोड़ें, बालिकाओं की शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए जाएं, विद्यालय भवन को अच्छा बनाने के लिए क्या प्रयास किए जाएं। तो इस तरह की बातों को आपको सोचना है। देख लेते हैं अपन एक बार आंसर देखिए कि जो अपनी जो मतलब की बैठक है उसका दिन कौन सा रखना चाहिए। तो हमारे हिसाब से मेरे ख्याल से वो अमावस का दिन रखना चाहिए, क्योंकि उस दिन लगभग सभी गांववासी होते हैं वो छुट्टी पर होते हैं, उस दिन शायद कोई काम नहीं होता। तो अमावस के दिन बैठक के लिए सबसे उचित दिन है। दूसरा, जगह कौन सी होनी चाहिए। तो जगह गांव की चौपाल सबसे अच्छी जगह है। अक्सर गांवों में गांव की चौपाल गांव के बीच में होती है और वहाँ लगभग सभी लोग आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। सभी लोग उस जगह को जानते हैं और सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि उस जगह से वो एक तरह से सहज होते हैं, क्योंकि वो सुबह शाम वहाँ बैठते ही रहते हैं। जब भी मतलब कोई मीटिंग होती है, बात होती है, गांव की चर्चा होती है, तो अक्सर वहीं होती है। दूसरी जो मीटिंग है उसको हम बुरा कहेंगे। क्यों कहेंगे बुरा? क्योंकि इसमें बालक बालिका के स्कूल जाने को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई, जबकि मुद्दा ही ये था कि कैसे उन बालक बालिकाओं को अपन स्कूल से जोड़ें जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। महिला शिक्षक की उपस्थिति का न होना भी सभा की सार्थकता को कम करता है। शिक्षक ही उपस्थित नहीं होंगे और बात अपन शिक्षा की कर रहे हैं, तो उनका भी एक सुझाव, उनका भी एक मत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बालिकाओं की शिक्षा के उपाय खोजने संबंधी मुद्दे पर भी चर्चा होना आवश्यक है। अब आपको चर्चा करनी है जो आपने अपनी ग्राम सभा बनाई थी। क्या चर्चा करनी है कि जो बालक स्कूल नहीं आ पाते उन्हें कैसे विद्यालय से जोड़ा जाए, इस बात पर आप चर्चा करेंगे और इस बात पे चर्चा करके आप समाधान ढूंढेंगे। जो बालिकाएं चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पाती, ऐसा क्या किया जाए कि उनके माता पिता को समझाया जाए। गाँव में कई ऐसे परिवार हैं जो कि अपनी बेटियों को पढ़ने नहीं भेजते हैं, जबकि वो लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं। तो इसके लिए आपको अपनी ग्राम सभा में, जो अपनी कक्षा की ग्राम सभा आपने बनाई है, उसमें आपको ढूंढना है पहले तो कि आपके गांव में ऐसी कौन कौन सी बालिकाएं हैं जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन वो चाहकर भी नहीं पढ़ पा रही हैं, और कैसे उनको स्कूल से जोड़ा जाए, कैसे उनके माता पिता को समझाया जाए, उसमें किसी शिक्षक का सहयोग लिया जाए या फिर किसी अन्य जो गाँव के गणमान्य व्यक्ति हैं उनका सहयोग लिया जाए और इनको समझाकर बालिकाओं को स्कूल से जोड़ा जाए। इस मुद्दे पर आप चर्चा करेंगे। वंचित वर्ग के बालकों हेतु क्या विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, इस बात पर आप चर्चा करेंगे। तो इस तरह से ये चर्चाएं होंगी, तो जो आपकी ग्राम सभा है, जो बैठक है, वो एक तरह से सार्थक हो जाएगी। तो इसी तरह अपना समाप्त होता है ये अध्याय 8 स्थानीय शासन। धन्यवाद।